नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ये गुड इवनिंग सर कौन बोला? गुड आफ्टरनून, नमस्ते बेटा नमस्ते। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सबसे दुलारे मैम के दुलारे हाय मेरे प्यारे सपोलो को नजर आ रही हैं क्या? प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पूरी सप्ताह आपकी पढ़ाई कैसी चली? एक बेटा बहुत अच्छी न्यूज है कि अगले हफ्ते से हमारी क्लासेस बेटा एज यूजुअल सेम टाइम पे होगी, जैसे पहले होती थी 4 बजे से 1 घंटे 45 मिनट, कितना टाइम बाद बेटा वैसी क्लासेस होंगी। ठीक है, तो एनीवे बेटा हम शुरू कर रहे हैं फिर। मिस यू मैम। अरे मैम तो यही है भाई। सुनो मेरी बात, आज है हमारे बेटा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर। ये क्या है? एसटीडी इनफर्टिलिटी नहीं, आज तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बट मेरे ख्याल में बेटा आज हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन हम इन्हीं क्वेश्चंस को कल कंटिन्यू करेंगे। आज जितने हो जाएंगे बेटा, एक सेकंड बेटा, आज जितने हो जाएंगे उतने कर लेते हैं और फिर इसके बाद बेटा हम कल की क्लास में उसे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, हम करने वाले हैं आज तपस्या सीरीज। तपस्या मीन्स बेटा हम पीवाईक्यूज करेंगे और कुछ अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। और बेटा अगर हमारे अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस में से कुछ क्वेश्चंस छूट भी जाए तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम इसे अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, हम इसे अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे और मैं जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो इसकी एक अनसॉल्व्ड पीडीएफ भी आपके लिए अपलोड करा दूंगी। और बताओ ठीक है, रिवीजन नहीं करके आए हो? जल्दी बताओ यस। चलिए शुरू करें बेटा। आज है डेट 27 जून, 27 जून 2024 और आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेटा समाप्ति एक्सप्रेस से। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था बेटा एक बारी उसका क्विक रिवीजन करते हैं, फिर बेटा जो बचे हुए टॉपिक्स है, बहुत अच्छे टॉपिक बचे हुए हैं बच्चों, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बचा हुआ है इनफर्टिलिटी वाला। हम उस इनफर्टिलिटी वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। रिवीजन नहीं करके आए हैं बिकॉज ऑफ स्कूल, तो बेटा गंदी बात है यार। कितना रिवीजन करना था? 2 पेज रिवीजन करना था। देखो बहुत गंदी बात है, अगर रिवीजन नहीं करके आए हो बेटा स्टैंड अप ऑन योर टेबल। टेबल पे नहीं बेटा, स्टैंड अप ऑन योर ग्राउंड, वेर एवर यू आर स्टैंडिंग स्टैंड अप करके पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। पनिशमेंट है तुम लोग की, ये तो गलत बात है। चाहे स्कूल हो चाहे कोई भी हो, बहाने नहीं चलेंगे। पहली बार पढ़ के आए हो, एक बार ही रिवीजन करें। हमने पिछली क्लास में बेटा शुरू किया था, एक तो हमने सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़े थे और हमने शायद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कुछ पढ़े थे। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को हमने शायद कंप्लीट किया था। हमने कहा था एक होता है फीमेल्स में, जो हम एकदम लास्ट में ऑप्शन उसको इस्तेमाल करते हैं जब अब हमें पक्का पता है कि अब हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो जब हमें बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हम श्योर हो जाते हैं, तब हमें ये वाला मेथड अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि बेटा इसकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है ये बहुत ही पुअर होती है। फीमेल्स में जो की जाती है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना, फीमेल्स में जो बेटा की जाती है उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं और मेल्स में जो किया जाता है उसे वैसेक्टोमी बोलते हैं। फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को बेटा कट किया जाता है और उसे बांध दिया जाता है अलग अलग, और ऐसा किया जाता है एब्डोमेन में कट लगा के या वेजाइना के थ्रू, और मेल्स में बेटा वास डिफरेंस को कट करते हैं और उसको बांध देते हैं, और ऐसा किया जाता है स्क्रोटम में कट लगा के। ठीक है, आपने एक तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट को ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को रोक दिया, यहाँ बेटा ओवा के ट्रांसपोर्ट को रोक दिया। आपने सिर्फ गैमीट के ट्रांसपोर्ट को रोका। आपने हार्मोन्स में कोई भी बदलाव नहीं किए, हार्मोन बनना भी नहीं बंद होता, गैमीट बनना भी नहीं बंद होता, आपने सिर्फ उनके ट्रांसपोर्ट को बेटा रोक दिया है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा ठीक है भाई इनकी रिवर्सिबिलिटी भी पुअर होती है, ये आपने एक तो पढ़ा। फिर आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़े। आपने कहा जब मैम यूजुअली ऐसे रेप केसेस होते हैं ना, तो ऐसे केसेस में जब प्रेगनेंसी को रोकना होता है, अवॉइड करना होता है कि कहीं क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन ना हो जाए, इम्प्लांट ना हो जाए, क्योंकि स्पर्म तो बॉडी के अंदर आ गया है। तो ऐसे कैजुअल रेप केस, कैजुअल सेक्स में या रेप केसेस में मैम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अगर 72 घंटों के अंदर दे दिया जाए, जो मैं आपको बता रही थी ना बेटा आई पिल या अनवांटेड 72, तो मैम ऐसे केसेस में इम्प्लांटेशन रुक जाती है। ठीक है, और ऐसे केसेस में आप प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस दे दो बेटा, लेकिन 72 आवर्स के अंदर दो, या हार्मोनल आईयूडी दे दो बेटा,
है ना, लेकिन 72 घंटे के अंदर जब आप दोगे तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उसके बाद दिया ना बेटा तो इम्प्लांट होने का चांस ज्यादा हो जाता है, कि बच्चा इम्प्लांट हो जाए, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपने पढ़े मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, जिसे बोलते हैं वॉलंटरी अबॉर्शंस या इंड्यूस्ड अबॉर्शंस, अपनी इच्छा से किए हुए अबॉर्शंस को बोला जाता है एमटीपी। अगर आप वर्ल्ड वाइड डेटा देखो तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी हो रही होती है एवरी ईयर, और जब ये डेटा देखा जाता है तो ये बेटा 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड, मतलब जितने लोग प्रेग्नेंट हुए वर्ल्ड वाइड एक साल में, उसका 1/5 तो आपने अबॉर्ट कर दिया, आपने 1/5 तो उसको अबॉर्ट कर दिया, जिससे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी। एक तरीके से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, बट इसका यूजेज जो है वो पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने में तो कतई नहीं था बेटा, ठीक है। ये भी बेटा स्पेशल सिचुएशंस में यूज किए जाने वाला एक अबॉर्शन प्रोसेस है। मैम देखो, हर एक कंट्री के अपने अपने लीगल रूल्स होते हैं, अपनी अपनी सेंटिमेंट्स होती हैं, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। हमारे देश में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेट कर देना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट, अबॉर्ट कर देना, हमारे देश में 1971 में एमटीपी को लीगलाइज किया गया। और बेटा आगे जाके इसमें बदलाव भी आए, तो 2017 का अमेंडमेंट एक्ट जो था एमटीपी को लेके, उसके तहत एमटीपी कब की जानी चाहिए, क्या ग्राउंड बेसिस है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। बोला कि यार अगर आपकी, वैसे तो एमटीपीज बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपके, उसके बाद ना आपके ऑर्गन सिस्टम बड़े वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, तो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो ऐसे बच्चे को, ऐसे एम्ब्रियो को अबॉर्ट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उससे पहले पहले बेटा एम्ब्रियो को अगर आप क्या बोलते हैं, डेवलपिंग फीटस का टर्मिनेशन जो है कंपैरेटिवली लेस रिस्की है और कंपैरेटिवली इजियर है। लेकिन जो ये लॉ आया था बेटा 2017 में, जो मॉडिफाइड लॉ था, उसमें कहा अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 12 वीक तक की है, अप टू 12 वीक है, अप टू क्या होता है, अप टू 12 वीक है, तो आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। आपको एक सिंगल डॉक्टर, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसकी बेटा आपको परमिशन चाहिए, उसकी मतलब वो चाहिए आपको, क्या बोलते हैं उसका, परमिशन, केस की उसने बोल दिया ऑथोराइज्ड कि भैया आप करवा सकते हैं। लेकिन इनकेस मोर देन 12 वीक है, लेस देन बेटा 24 वीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी अबॉर्शन किया जा सकता है, बट उसमें आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियंस चाहिए होते हैं। लेकिन इन दोनों केसेस को करने के लिए, चाहे आपकी 12 वीक की हो, चाहे आपके 12 से 24 वीक की प्रेगनेंसी हो, दोनों सिचुएशंस में बेटा ग्राउंड बेसिस जो है वो यही है कि अगर ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो वो मां की जान के लिए फिजिकली या मेंटली भी हार्मफुल हो सकती है, या फिर जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं जन्म देने की, उसको कुछ ऐसा बहुत मेजर बेटा प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा हो तो मेजरली हैंडीकैप ना हो जाए, ऐसी स्थिति में बेटा आप अबॉर्शंस कर सकते हैं, ठीक है। डन 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 डन, यस एवरीवन, थम्स अप दे दीजिए। फिर बेटा हम आगे पढ़े थे, आई थिंक हमने ज्यादा नहीं पढ़ा था, मैं एक बारी देख लेती हूँ आपको मैंने कितना पढ़ाया था, ठीक है। एक बारी मैं आपको देख लेती हूँ, मैंने एसटीडी का आपको फुल फॉर्म बता दिया था। मैंने कहा था एसटीडी होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, वेनेरियल डिजीजेस होती हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये यूजुअली बेटा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर आप करो इन्फेक्टेड इंसान से, तो बेटा आपको ये वाली बीमारी होती है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि सिर्फ सेक्सुअल, देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो हो रही है, बट बेटा ये नहीं सोचना किसी से भी सेक्सुअली इंटरकोर्स कर लेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। भाई जिसको बीमारी है सिर्फ उसी से हो सकता है, तुम्हें जिसको भी बेटा बीमारी है सिर्फ उससे अगर अनप्रोटेक्टेड कॉइटस हो जाए तो वो बीमारी फैल सकती है, तभी तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। बट मैंने साथ में तुम्हें ये भी बताया कि भाई तुमने जितनी भी बीमारियां लिखी है इसमें से कुछ बीमारियां ऐसी है जो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं होती है, बल्कि मैंने आपको लिखवाया कि वो अगर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, बेटा कितनी सारी देखो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना, आप देखोगे आपने कितनी बेटा आजकल तो सोशल मीडिया है ना, आपने कितनी सारी चीजें होंगी बेटा, हॉस्पिटल्स में कितनी गड़बड़े कई बारी हो जाती है, इन्फेक्टेड नीडल्स यूज कर लिए, नीडल्स हालांकि आजकल डिस्पोजेबल वाले आ रहे हैं बट इन्फेक्टेड नीडल्स हो गए। मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ड्रग अब्यूजर्स, 4 लोग बेटा 4 यार मिल बैठे हैं, बुद्धि है एकदम बेटा भ्रष्ट, पता तक नहीं है, पता चला किसी को कोई बीमारी हो, एक ही नीडल से बेटा ड्रग्स ले रहे हैं,
तो इन्फेक्टेड नीडल्स अगर है तो भैया बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, जैसे कि एड्स मैंने आपको लिखवाया है, मैंने हेपेटाइटिस बी लिखवाया, ये इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड सीरिंज या फिर बेटा इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। मैंने कुछ बीमारियों के नाम आपको लिखने के लिए बोले थे, मैं बेटा वो वाली चीज एक बारी आपको वापस से रिपीट कर देती हूं, ठीक है। शुरू करें मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे। बेटा यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने ना यहां तक तुम्हें लिखने के लिए दिया था। एक बारी मैं इन बीमारियों के नाम बेटा और एक बारी बोल देती हूं, एक बारी और बोल देती हूं, ठीक है। देखो सुनना बेटा मेरी बात, ठीक है, सुनना बेटा मेरी बात, ठीक है। हाँ सुनो 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 सुनो, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। मैं कह रही हूं तुम मुझे बैठने के लिए क्यों बोल रहे हो? मैं कमेंट पढ़ रही थी, बच्चे लिख रहे हैं मैम बैठ जाए, तो मैं कह रही हूं बच्चे मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मैम बैठ जाओ। मैंने कहा मैंने तो बोला भी नहीं, मेरी तबीयत खराब है क्या कुछ, मुझे अभी याद है मैंने तुम्हें खड़े रहने के लिए बोला था बेटा, ठीक है। बैठ जाओ, मैं भूल गई थी, बैठ जाओ, सिट डाउन, पर अगली क्लास में पढ़ाई करके आना, ठीक है। अच्छा मैंने ये टेबल लिखवाई थी बेटा, आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो बीमारी कॉजिंग एजेंट्स के नाम हमने लिखे हैं ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, या अतिरिक्त ज्ञान है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अतिरिक्त ज्ञान में एक बारी कभी बेटा 5, 6, 7 साल पहले इसके कॉजिटिव एजेंट गोनोरिया इस वाले नाम से क्वेश्चन आया था। अब बेटा रिसेंट ईयर में तो बिल्कुल भी एनसीईआरटी के बाहर आता नहीं है, बट एक बार आया था तो मैंने ना बीमारी कॉजिंग एजेंट्स के नाम बता दिए थे। बट बेटा इसके नाम बड़े सरल हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही अंदाजा नहीं लगेगा कि क्या है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा, आप चिंता ना करो। देखो मोस्टली आपको नाम देख के बेटा पता चल जाएगा, है ना। देखो मोस्टली आपको नाम देके पता चल जाएगा। और बेटा हेपेटाइटिस बी और एड्स के बारे में तो हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में भी पढ़ना है, ठीक है। गरिमा बेटा धन्यवाद। सुनो अब बेटा देखो मैंने कुछ बैक्टीरियल, बट ये जरूर आप बेटा पता कर लेना कि बैक्टीरियल कौन कौन से हैं, वायरल कौन कौन से हैं। श्रेया बेटा धन्यवाद। सुनो वायरल कौन कौन से हैं और प्रोटोजोल कौन कौन से, ये जरूर याद रख लेना। जैसे अगर आपको क्लेमाइडियासिस बोला जाए या गोनोरिया बोला जाए या साइफिलिस बोला जाए तो आपको ये पता होना चाहिए बैक्टीरियल डिजीजेस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। जेनाइटल हर्पीज हो गया, जेनाइटल वॉर्ट्स हो गए, हेपेटाइटिस बी हो गया या एड्स हो गया, ये आपके वायरल है। और ट्राइकोमोनियासिस जो है बेटा ये क्या है आपका प्रोटोजोअल। नाम तो बेटा एनसीईआरटी में है, ठीक है। अब बेटा देखो अधिकतर के तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा ये किसका डिजीज कॉजिंग एजेंट है। देखो ना क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, जिसके नाम में ये क्लेमाइडिया, वो क्लेमाइडियासिस कॉज कर रहा है ना। यस, जिसके नाम में है निसेरिया गोनोरी, वो गोनोरिया कॉज कर रहा है। साइफिलिस का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम, इसका थोड़ा अलग है, बट बेटा आप ऑड वन आउट करके बहुत आसानी से मैच मतलब पता लगा सकते हो, है ना। जेनाइटल हर्पीज के नाम में ही है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, है ना। जेनाइटल वॉट के लिए बेटा एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एड्स के बारे में हमें आगे बेटा पढ़ना भी है ना। सबको बहुत सारा धन्यवाद बेटा। एड्स के लिए है एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे और आई थिंक बेटा ये तुम्हें पता भी है। एक बच्चा कह रहा है ये लिखना है क्या, ये बेटा तुमने पिछली क्लास में लिखा था नालायको। हेपेटाइटिस बी का भी नाम देखो कितना आसान है, एचबीवी। ये एचपीवी है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो मैक्सिमम के तो नाम बेटा आपको देख के ही समझ में आ जाएंगे कॉजेटिव एजेंट के नाम से कि ये कौन सी बीमारी को कॉज कर रहे हैं, है ना। यस रुचि, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस कॉजेस ट्राइकोमोनियासिस। बेटा सिर्फ 2 नाम ऐसे हैं जो थोड़े अलग है, बाकी तो भाई तुम्हारे लिए एकदम प्लेट में सर्व्ड है। आपको तो भाई एमसीक्यू करना है, आपको तो सामने सामने एमसीक्यू में पता चल जाएगा कौन किसका बीमारी फैलाने वाला एजेंट, तो तुम्हें इतना लोड ही नहीं लेना है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक थम्स अप दे दो बेटा, एक थम्स अप दे दो बेटा, जल्दी 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 एक थम्स अप दे दो। यस एवरीवन, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया है।
क्या बेटा आप लोगों ने वो वाला पॉइंट लिखा था कि जो एज ग्रुप सबसे ज्यादा प्रोन होता है, प्रोन मतलब सबसे ज्यादा उसमें ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस होते हैं, वो होता है 15 से 24 साल वाले एज ग्रुप। क्या तुमने ये लिखा था? क्या तुमने ये लिखा था मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ, लिखा था क्या? एक बारी मैं देख लूं तुमने ये लिखा था या नहीं। लेट अस सी। हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब बेटा हम क्या लिखने वाले हैं? कॉमनली हम एक चीज लिखने वाले हैं कि ये सारी बेटा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है ना, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। इनके सिम्टम्स तो बेटा हमें तो क्योंकि हर एक बीमारी को डिटेल में पढ़ना नहीं है, हमें इनमें से कुछ बीमारियां हैं जिसके बारे में हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में डिटेल में पढ़ना है। यहां तो हमें इंडिविजुअली हर एक बीमारी को बेटा डिटेल में देखना नहीं है कि इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये कैसे फैलता है। हमें ओवरऑल एक चीज पढ़नी है कि कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, आपको मैं बताती हूँ बेटा, आप में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। जो ये वाला टॉपिक है या जो अगला वाला टॉपिक है, आई एम श्योर अभी आप बहुत बेटा समझदार और बहुत अवेयर बन गए होंगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद, है ना। जब आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात करते हैं ना बेटा, तो इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं। मतलब जब बीमारी हुई होती है ना बेटा, तो कुछ अर्ली पहले शुरुआत में जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे जेनाइटल ऑर्गन्स में बेटा खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, जेनाइटल ऑर्गन्स आपके स्वेल हो गए हैं, उनमें रेडनेस आ गई है, वहां से फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, ये होते हैं बेटा कुछ अर्ली सिम्टम्स। और हम क्या करते हैं बेटा, अर्ली सिम्टम्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स है, ये कुछ मैं एनसीईआरटी की बता रही हूं आपको। हम उन अर्ली सिम्टम्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और देखो कई लोग ना ओवर थिंक करते हैं, कई लोग ओवर थिंक करते हैं। कोई चीज पढ़ी, कैंसर पढ़ाऊंगी, कल को अपनी बॉडी में करने लगा, यार मेरे पास ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं भी यही करती हूं, मैं भी वही हूं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे कुछ पढ़ा, कोई चीज पढ़ी, स्पेशली डॉक्टर्स, अभी तुम पढ़ोगे बेटा एमबीबीएस में ना, अपने ऊपर ही, यार ये तो मेरे साथ हुआ है, यार मेरी यहाँ पे स्किन टैग है, यार देखते हैं एक बार गूगल में, तो बेटा गूगल करके देखोगे सबसे पहले निकलेगा यू हैव कैंसर, ठीक है। तो इतना भी ऐसे करके नहीं लेना है, समझदारी दिखानी है, देखना है कि वो कितना लंबे दौरान के लिए तुम्हारी, मतलब ऑब्जर्व करना है कि भाई कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना। वरना गूगल करोगे तो तुम सबसे पहले बेटा, तुम्हें या तो कैंसर होगा या तो कुछ तो होगा, गूगल तुम्हें सबसे पहले बेटा हॉस्पिटल पहुंचा देगी, है ना। तो मैं खुद भी ये करती हूँ और मैं खुद भी बड़ी चिंता में रहती हूँ, ठीक है। और ये बड़ी गंदी आदत है। पर मेरे तो चलो कुछ स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो, या मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं वो डॉक्टर है, तो मेरे को कभी ये भी बड़ा फायदा होता है यार डॉक्टर फ्रेंड्स होने का ना। तुरंत से कोई भी चीज होती है ना, मैं तुरंत से खट से बोलती हूँ, यार मेरे को बता दे यार क्या है ये, ठीक है। बड़ा फायदा होता है। तो कल को तुम डॉक्टर बनोगे तो मैं तुमसे भी बेटा ऐसे फायदे उठाया करूंगी। तुरंत कोई भी चीज होगी, जाने की जरूरत नहीं है, पैसा बचाओ, ठीक है, पूछो भाई बता दे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो भाई अर्ली सिम्टम्स आते हैं, लेकिन उनको बेटा नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए अगर वो परसिस्टेंट हो जाए, क्योंकि जब आप बेटा उनको नेग्लेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में फिर आप बहुत ज्यादा सफर करते हैं, ठीक है। देखो यार क्लास ना शुरू होते ही खत्म हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है अभी 20 मिनट हो गए, क्या ही पढ़ा है यार, ठीक है। अब बेटा जून जुलाई से हमारा बेटा ये सारा सिस्टम सही होगा, मतलब क्या ही बोलूं अब। चलो लिखो बेटा, हम सिम्टम्स में लिख रहे हैं बेटा कुछ अर्ली सिम्टम्स, कुछ लेट सिम्टम्स, यही तो दिक्कत है। चलो अर्ली सिम्टम्स, ऐसा लगता है पलक झपकते ही ये कक्षा खत्म हो जाएगी अभी तुरंत। कुछ अर्ली सिम्टम्स, हाँ, और कुछ लेट सिम्टम्स। लेट सिम्टम्स भी बेटा काफी खतरनाक होते हैं, है ना। हाँ जी सुनो, अर्ली सिम्टम्स में क्या क्या है बेटा, अर्ली सिम्टम्स में जो जो मैंने आपको बताया, इचिंग, ITCH। अभी कई बच्चे कहेंगे अरे यार ऐसा तो हमारे साथ भी होता है यार, ठीक है बेटा, परसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इचिंग हुई, स्वेलिंग ऑफ बेटा गोनाड्स या जेनाइटल ऑर्गन्स, ऐसे लिखो, स्वेलिंग इन जेनाइटल ऑर्गन, स्वेलिंग इन लिख लो, स्वेलिंग इन, ठीक है। फिर आप लिखो रेडनेस इन बेटा जेनाइटल ऑर्गन्स, रेडनेस इन जेनाइटल ऑर्गन्स, हाँ ठीक है। और फ्लूइड डिस्चार्ज भी होता है बेटा कई बार ना, मतलब नॉर्मल फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं बेटा,
कई फीमेल्स में तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो इन बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा देयर इज सम फ्लूइड दैट इज डिस्चार्ज्ड, बट दैट इज नॉर्मल। आप ये मत सोचना कि मैम वो वाले फ्लूइड डिस्चार्ज भी क्या एबनॉर्मल है, मैं साइड हो जाती हूँ। वो वाला फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं बेटा, आपको समझ में आ जाएगा खुद ही कि एबनॉर्मल तरीके से बेटा जब फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ आपको अलग लग रहा है, वो बेटा that should be taken care of। ये अर्ली सिम्टम्स है। मैम बाद के लेटर सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जो एनसीईआरटी में दिए हुए बेटा मैं वो बता रही हूं। जैसे फीमेल्स के केस में एबॉर्शंस होने लगते हैं। आप देखोगे ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स में ना, जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो वो कंसीव कर नहीं पाती है, वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर नहीं पाती है, उसके बार बार अबॉर्शंस हो जाते हैं। और अगर अबॉर्शंस हो रहे हैं, अगर बेटा अबॉर्शन नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा हुआ, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा डेड पैदा हो, स्टिल बर्थ का मतलब बेटा मरा हुआ बच्चा, ठीक है। जो उसने बेटा बच्चा पैदा किया वो बच्चा मरा हुआ पैदा किया, तो स्टिल बर्थ के केसेस बेटा देख सकते हैं, अबॉर्शंस के केसेस देख सकते हैं। फिर आप बोलोगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। बेटा आप एक बात बताओ, ये जो है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स में बेटा प्रॉब्लम हो रही है, PID भी बोलते हैं। जो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो रही है, जब आपके जेनाइटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आपका जेनाइटल ऑर्गन कहां लोकेटेड है, आपका जेनाइटल ऑर्गन आपके कहां लोकेटेड है बेटा, पेल्विक एरिया में। जब वो पेल्विक एरिया में लोकेटेड है तो पेल्विक एरिया में आपको इन्फ्लेमेशंस दिख सकती है। इन्फ्लेमेशन मतलब वही बेटा रेडनेस, स्वेलिंग, है ना, रेडनेस, स्वेलिंग। आपको पेल्विक एरिया में इन्फ्लेमेशंस बहुत ज्यादा दिखेंगे क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की लोकेशन ही हमारी पेल्विक एरिया में है। तो पेल्विक एरिया में आपको इन्फ्लेमेशंस, इन्फ्लेमेटरी बीमारियां, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, वहां पे आपको प्रॉब्लम दिख सकती हैं। इसके अलावा मैम और क्या दिख सकता है, इसके अलावा बेटा एक्टोपिक प्रेगनेंसी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। बेटा मैंने आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताया हुआ है, किसी को याद है व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? कोई मुझे बताएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। यूजुअली आपकी बॉडी में इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो जो इम्प्लांट होता है ब्लास्टोसिस्ट, वो आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। बट बेटा अगर यूट्रस को छोड़ के कहीं और आपका बेटा, अच्छा कई बच्चों को इन्फ्लेमेशन नहीं पता है, जो मेरे से 11वीं पढ़े हुए हैं ना वो बता पाएंगे कि बेटर तरीके से, क्योंकि ना ये 11वीं का एक टॉपिक है बट आपको नहीं पता है, तो मैं आपको एक और बार बता देती हूँ। हालांकि मैंने अभी तुम्हें समझाया इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है, अभी मैं इन्फ्लेमेशन वापस से बताती हूँ। पहले ये सुनो, एक्टोपिक का मतलब मैंने तुम्हें बेटा लास्ट चैप्टर में बताया हुआ है कि अगर यूटेराइन एंडोमेट्रियम को छोड़ के कहीं और जाके बेटा वो चिपक जाए। और ऐसा कब होता है बेटा, जब आपके ब्लास्ट्यूला में से जो उसकी ऊपर की जोना पेलुसिडा थी वो एबनॉर्मल तरीके से निकल जाए। समझ में आ रही है बेटा मेरी बात? यस, क्योंकि उस जोना पेलुसिडा का काम था कि भाई इसको प्रोटेक्ट करके रखना, जब ये यूट्रस के अंदर जाएगी तभी मैं इसके ऊपर से हटूंगी ताकि भाई इंप्लांटेशन सही जगह पे हो। लेकिन मानो बेटा आपका जो वो जाइगोट है जो क्लीवेज डिवीजन कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब में ही कहीं जोना पेलुसिडा निकल गया, तो फैलोपियन ट्यूब में ही अगर जोना पेलुसिडा निकल गया तो फैलोपियन ट्यूब में जाके वो चिपक जाएगा। तो ऐसी प्रेगनेंसी को बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसका रिस्क भी बेटा आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में बढ़ जाता है। और इन्फ्लेमेशन का सिम्टम मैं क्या बोल रही हूं, मेरे बच्चे जो 11वीं में पढ़े हुए उनको मैंने मधुमक्खी का एक सीन बताया था, मेरी आंख पे मधुमक्खी ने काट दिया था, ठीक है। ज्यादा हीरोइन बन रही थी मैं बेटा, मेरे को ना क्या बोलते हैं, अगले दिन मैं हीरोइन कुछ नहीं बन रही थी बेटा, मैं तो सिंपली बेटा खिड़की में से पार्क में देख रही थी, मधुमक्खी को मेरी आंख मिली थी काटने के लिए। और फिर तुम्हें तो पता ही है बेटा उसका असर क्या होता है, तो मेरी आंख एकदम फूल गई बेटा, रेडनेस, स्वेलिंग, एकदम गर्म हो गई तुरंत उसके काटने के थोड़े टाइम बाद ही। वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाना, रेडनेस हो जाना। इन्फ्लेमेशन का मतलब है बेटा किसी जगह पे तुम्हें डैमेज दिख रहा है, ऐसा जिस डैमेज की वजह से तुम्हें ऐसे रिस्पॉन्स दिख रहा है बॉडी का कि रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है ना, वो होती है इन्फ्लेमेशंस, ठीक है। डैमेज हो गया वो पर्टिकुलर एरिया, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। समझ में आ गई बात बेटा? और बेटा इसके अलावा इसके एक सिम्टम होता है जिसे बोला जाता है इनफर्टिलिटी। और क्योंकि हमें इनफर्टिलिटी को डिटेल में डिस्कस करना है तो इसके बारे में मैं जब ये टॉपिक डिस्कस करूंगी तब बताऊंगी, ठीक है।
इनफर्टिलिटी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पूछा था, स्टेराइल होने में और इनफर्टाइल होने में डिफरेंस होता है। ऐसी फीमेल्स या ऐसे मेल्स बेटा जो केपेबल थे बच्चा पैदा उनसे हो, मतलब केपेबल थे कि वो प्रेग्नेंट हो सकते थे, लेकिन अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगी तो शायद आपके अंदर ऐसे चांसेस हो जाए कि वो बीमारी आपके ऑर्गन्स में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करे कि आप आगे बच्चे कंसीव या बच्चे पैदा ना कर पाओ, आप इनफर्टाइल बन जाओ। इनफर्टिलिटी का मीनिंग मैं आपको इनफर्टिलिटी वाले टॉपिक में लिखवा दूंगी बेटा, अभी जब हम पढ़ेंगे। तो मैम ये सारे यूजुअल सिम्टम्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से क्वेश्चन अगर आए तो आपके लिए बोनस ही बोनस है, क्योंकि अभी आप पीवाईक्यूज करोगे तो आप देखोगे कि भाई इतना सरल सवाल आता है और रिपीट करके भी क्वेश्चन दे देते हैं। खासकर की जो अगली लाइन में बताने वाली हूं, ये तो पता नहीं इनको कितनी फेवरेट लगती है, और ये इकलौता एक लाइन बड़ा हाईलाइट करके दिया भी होता है टॉपिक में और वही सवाल में भी दे देते हैं। और वो टॉपिक है, और अबॉर्शंस का मतलब क्या होता है, पूरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ लिया और कह रहे हैं अबॉर्शन क्या होता है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्या था, बच्चा अबॉर्ट कर देना, बच्चा गिरा देना। इससे ज्यादा हिंदी की भाषा में क्या बताऊं। सुनो मेरी बात, कहा है कि ये सारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आपने पढ़ी, ये सारी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आपने पढ़ी, इन सबको बेटा ऑल दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट बेटा जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, इन तीनों को छोड़ के ऑल आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। अगर आप इनको अर्ली डिटेक्ट कर लो, अर्ली पहचान लो कि आपकी बॉडी में ये बीमारी है, आप इनको क्योर कर सकते हो, कंप्लीटली उस इंसान को ठीक कर सकते हो। लेकिन एक्सेप्शंस क्या हैं, हर्पीज, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, इनको आप बेटा कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, इनमें मौत निश्चित है। और आप इसको पता है कैसे याद रख सकते हो बेटा, क्योंकि हर्पीज और वॉट में अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो याद रखो, जिनमें एच आ रहा है ना, हर्पीज, एड्स के में भी तो बेटा एचआईवी, ऐसे याद रख लो, एड्स, एचआईवी एड्स बोलते हैं ना, तो एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी। और इसीलिए तो बेटा वो कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक नोट डाल के बेटा ये वाली बात लिखो, इससे तो काफी सवाल भी देते हैं ये लोग। हम नोट डाल के ये वाली बात लिखेंगे, all diseases except HIV AIDS, hepatitis B and beta genital herpes are completely curable if detected early, अगर आपने इनको जल्दी से डिटेक्ट कर लिया बॉडी के अंदर। ये तीन बेटा उसके एक्सेप्शन है, ठीक है। फिर बेटा एनसीईआरटी ने क्या कहा हुआ है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो भाई ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जिन जिन चीजों से ये फैल रही है, अगर उन चीजों को बेटा आपने देख लिया तो भैया ये नहीं फैलेगी। समझना मेरी बात बेटा, अगर आप देख रहे हो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ये फैल रही है, तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्पेशली इफ यू डू नॉट नो कि सामने वाले बंदे को बीमारी है, तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स बेटा यूज बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज देर आर हाई रिस्क चांसेस ऑफ हैविंग बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर आपके मल्टीपल बेटा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। और बेटा अगर इन केस आपको कोई भी ऐसा चीज दिखता है आपकी बॉडी के अंदर जिससे आपको लग रहा है कि ये कोई सिम्टम है, तो यू शुड ऑलवेज गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर रेदर देन कंसल्टिंग अ फ्रेंड कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, या बहन सुन मेरी बात ऐसे ऐसे है, गो टू द डॉक्टर। समझ में आ गई बेटा बात? यस ये देखो रॉन्ग लिख रहे हैं,
अरे भाई नलायको, इतनी गंदी घटिया इंग्लिश है तुम्हारी, मुझे पता नहीं था, तुम मेरी अंग्रेजी करेक्ट करते रहते हो। क्या रॉन्ग है? बोला ऑल डिजीज एक्सेप्ट HIV, हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पीज आर कंप्लीटली क्योरेबल, बाकी सारी बीमारियां कंप्लीटली क्योरेबल। नलायको क्या अंग्रेजी है तुम्हारी, ऐसे पढ़ोगे तुम, ऐसे ऐसे क्रैक करोगे नीट? भाई क्या लिखा है? एक्सेप्ट, रंग 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 रंग, ऑल डिजीज एक्सेप्ट HIV। अंग्रेजी नहीं पता है? कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? बड़े आए मैम प्रिवेंशन की स्पेलिंग गलत है, मैम इसकी स्पेलिंग गलत है, 50 स्पेलिंग तुम मेरी करेक्ट कराते हो। मैंने बोला था ना, जो तुम करते हो वैसा तुम्हारे साथ होता है, ये तुम्हारा पापों का हिसाब है बेटा, ठीक है? चलो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इधर लिखो। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या कर सकते हैं बेटा? पहली बात तो अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, कर्मा कर्मा, हाँ नहीं तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए बेटा, ठीक है? दूसरी बात अवॉइड बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन पीपल, सेक्सुअल इंटरकोर्स with unknown partners, तीसरा बेटा यूज ऑफ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग coitus, and in case of doubt कंसल्ट डॉक्टर। जल्दी से इसे लिखिए, जल्दी से इसे लिखिए। अब देखो सारे बच्चे ना, पता है इससे क्या कहते हैं? इससे कहते हैं नलायकी। तुम ना बेटा अपने नलायक होने का प्रमाण दे रहे हो बेटा, थोड़े तो बेटा समझदार बनो। मैंने दबाया ना ये, हाँ मैं एक्चुअली बात करते करते ना एक ग्रीन टी भिजवा देना यार। सुनो मेरी बात बेटा, तुम इतने बेटा कुछ तो सीखो जीवन से। अगर तुम्हारी अंग्रेजी गलत हुई तो तुम अपने स्कूल का नाम बता रहे हो। तुम्हारे स्कूल ने बेटा जिम्मेदारी लेके रखी है तुम्हारी पढ़ाई करने की, तुम वो पढ़ाई करवाते होंगे। तुम कैसी पढ़ाई करते हो ये बताना जरा। कल को तुम्हारे जूलॉजी में गंदे नंबर आए तो सारे इल्जाम मेरे पे डाल दोगे कि मैम ही ऐसी थी। मतलब तुम्हारा कोई रोल नहीं है। अंग्रेजी खराब है तो स्कूल का नाम लिख देते हैं, सारा ब्लेम गेम। दूसरे पे उंगली डालना तो तुम्हारी बेटा एकदम सबसे फेवरेट काम है कि मेरी कोई गलती नहीं है भैया, मैं जहां पढ़ रहा हूं वहां नहीं सिखाया जा रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने तुम्हें बोल दिया कि भैया स्कूल का नाम बताओ कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो, है ना? मैम ने पूछ लिया कौन से स्कूल में पढ़ते हो तो हम तो बताएंगे मैम इस स्कूल में पढ़ते हो और इसी की गलती है। चलो डन डना डन 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 डना डन डन बेटा, हम करते हैं बेटा एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग और फिर बेटा हम लास्ट टॉपिक यानी कि इनफर्टिलिटी में बढ़ते हुए चलते हैं। चलिए तुम्हें मैं थोड़ा सा तो बेटा इंसानियत सिखा दूंगी, थोड़ा सा ना। जब तुम यहां से निकलोगे तो थोड़े से इंसान बन के निकलोगे, आई होप, ठीक है? देखो, इन्फेक्शंस और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू sexual intercourse are collectively called as sexually transmitted infections or venereal diseases or reproductive tract infections। बोला ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं उनको एक साथ मिला के मैम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या वेनेरियल डिजीजेस या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस मैम बोला जाता है, ठीक है? गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन रीसेंट ईयर HIV लीडिंग टू एड्स आर सम कॉमन STI। ये सारे बेटा कॉमन STIs का नाम बता दिया, ठीक है? फिर क्या बोला मैम? अमंग दीज HIV infection is the most dangerous and discussed in detail in chapter 7। HIV सबसे ज्यादा बेटा
घातक है, बहुत खतरनाक है। एक तो बेटा आप इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, है ना, प्रिवेंशन ही कर सकते, और बहुत खतरनाक है, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्कुल खराब कर देता है। और ये आप आगे बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में पढ़ने भी वाले हो, ठीक है। Some of these infections like beta hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of the injections needles, surgical instruments, etc. with the infected person or transfusion of blood from infected mother. अच्छा, transfusion और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू। ये वाला पॉइंट हमने ऐड नहीं किया ना बेटा, ये वाला पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लो। अब जैसे बेटा एड्स के बारे में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ये वाला पॉइंट बेटा ऐड कर लो। हमने ये तो लिखा है इन्फेक्टेड पर्सन से या ट्रांसफ्यूशन, अगर कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ उससे तो फैलता ही है, बट मदर से बच्चे को भी हो सकता है। ये जब मैं तुम्हें एड्स पढ़ाती तो मैं वहां पे तुम्हें बताती कि अगर भैया एड्स, अगर मदर को एड्स है और उसने बच्चा कंसीव किया है, वो प्रेग्नेंट हुई, तो ऑटोमेटिकली बेटा बच्चे को भी एड्स होगा। जो बच्चा पैदा होगा वो बाय बर्थ उसको बेटा एड्स होगा। तो ये वाली चीज बेटा एक बारी लिख लो, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस ऑल्सो, ठीक है। ये वाला पॉइंट बेटा एक बारी लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। Except for hepatitis B, genital herpes and HIV, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. बोला अगर हेपेटाइटिस बी को छोड़ दे, हर्पीस को छोड़ दे, एड्स को छोड़ दे, तो बाकी सारी बीमारियां कंप्लीटली क्योरेबल है अगर आपने अर्ली स्टेज में इसे डिटेक्ट कर लिया और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज इज माइनर। बोला अर्ली जो सिम्टम्स आते हैं, स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स आते हैं वो बड़े माइनर होते हैं, छोटे मोटे होते हैं। जैसे कि मैम इचिंग हुई, फ्लूइड डिस्चार्ज हुआ, थोड़ा पेन हुआ, स्वेलिंग हुई, ये सारी चीजें ना मैम, भैया ग्रीन टी लानी थी, कोई बात नहीं, ये भी रख दीजिए, ग्रीन टी भिजवा दीजिए, ठीक है। तो स्लाइट पेन, स्वेलिंग, ये सारी चीजें होती है। और मैम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन बड़ी ही माइनर होती है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक। बेटा ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट अच्छा है ना, कुछ कुछ चीजें एनसीईआरटी में होती है जो हमने शायद नहीं लिखी होती है, और इसीलिए एनसीईआरटी हम रीड करते हैं क्लास में। बोला जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं उनमें तो बल्कि सिम्टम्स भी नहीं आते हैं, वो एसिम्टोमेटिक होती हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब जिनमें सिम्टम्स नहीं आए, सो दे आर ऑफन एसिम्टोमेटिक, हेंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। बहुत लंबे दौरान के लिए वो अनडिटेक्टेड ही रह जाती हैं। दे आर एसिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स उनमें नहीं आए। Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and social stigma attached to STI deter the infected person from going timely for detection and proper treatment. अब सुनो ये वाली बात क्या कही हुई है। बोला क्योंकि एक तो मैम सिम्टम्स बहुत अच्छे खासे आए नहीं, ये भी एक कारण है कि अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता। दूसरी बात बेटा सोशल स्टिग्मा, दूसरी बात है सोशल स्टिग्मा। भाई दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये बेटा जब से पैदा हुए होते हो तब से इसी चिंता में हो कि लोग क्या कहेंगे, भाई लोगों को क्या लगेगा, हमें कौन सी बीमारी है ना। इस कारण से सोशल स्टिग्मा की वजह से भी कई बारी बेटा बहुत लंबे दौरान के लिए, एक सेकेंड बेटा, बहुत लंबे दौरान के लिए बेटा आप इसके डिटेक्शन के लिए जाते ही नहीं हो। और आप खुद देखो, आप खुद बेटा दूसरों को ना बहुत अलग नजरिए से देखने लगते हो कि इसको छू नहीं सकते, इसको एड्स है, इसको छू नहीं सकते हैं, इसको अलग कर दो, इसके लिए बर्तन अलग कर दो, ये किसी से मिल नहीं सकता है, जबकि आपको पता ही नहीं होगा शायद कि छूने से फैलेगा ही नहीं है ना। एनीवे, इसीलिए लोग छुपाते भी हैं, लोग बताते भी नहीं है, लोग बताते भी नहीं है बेटा, इसीलिए छुपाते हैं कि भाई अगर मैं बता दूंगा तो लोग तो अवेयर है नहीं, लोग तो अपनी तरीके से मेरे को देखेंगे, मेरे को ट्रीट करेंगे, सोसाइटी से सेक्लूड कर देंगे। This could lead to complications later. इसी कारण से बेटा बाद में बेटा complications हो जाती है, which include pelvic inflammatory diseases, abortions हो जाते हैं, stillbirth, ectopic pregnancies, infertility, even cancer of the reproductive tract, even cancer of the reproductive tract, even बेटा कैंसर भी दिख सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट लिख लो इसे, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट।
Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. बोला reproductive health care programs में इसी कारण से मैम ताकि हम इसका प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन कर पाएं और हेल्दी सोसाइटी बना पाएं, तो प्रिवेंशन को या डिटेक्शन को बहुत ज्यादा प्राइम मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया गया है, सो दैट बेटा इसको हम कंट्रोल कर सकें. दो ऑल द पीपल आर वल्नरेबल टू द इन्फेक्शन, देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पर्सन ऑफ एज ग्रुप 15 to 24. बोला हर एज ग्रुप के लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती है, बट रिपोर्ट में देखा गया है कि ज्यादातर लोग जिनको एसटीडी होता है वो 15 से 24 साल के बीच में होने वाले बेटा एज में रहने वाले लोग होते हैं. द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, जिसमें आप भी बिलोंग करते हैं. देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल. पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर चीजों को आप बेटा प्रिवेंट कर सकते हो. वन कुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स. बोला अगर आप इनको फॉलो कर लो तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो. लिखा है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, जो हमने लिखा है. ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स बेटा ड्यूरिंग द क्वाइटर्स, ये भी हमने लिखा है ना. इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको डाउट है तो वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शन. अगर आपको डाउट है तो आप जाइए बेटा किसके पास, डॉक्टर के पास जाइए और पूरी उससे कंसल्टेशन कीजिए और उससे ट्रीटमेंट लीजिए. एक थम्स अप दे दो बेटा अगर कोई दुख दर्द समस्या नहीं है और आगे बढ़े. जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए. यस, जल्दी से बताइए. यस एवरीवन, डन 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 डन. शुरू करें फिर बेटा इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक. दिस इज द लास्ट टॉपिक बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. हमने एनसीईआरटी से एसटीडी पढ़ लिया बेटा, आपने सारी बीमारियों का नाम देख लिया, एज ग्रुप देख लिया, अर्ली सिम्टम्स देख लिए, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट देख लिया. आपने ये भी देख लिया कौन से को क्योर किया जा सकता है, कौन से को क्योर नहीं किया जा सकता, जिससे बेटा ज्यादातर सवाल बनता है. और हमने ये भी देखा कि वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एसटीडी इज इनफर्टिलिटी. और बेटा आज की डेट में तो वैसे बेटा लोग काफी ज्यादा अवेयर हैं. ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, जो चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज के डेट में बेटा कई लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा अवेयर है. इनफर्टिलिटी, कई लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा अवेयर है जो हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, विच इज बेटा आईवीएफ. बहुत ज्यादा अवेयरनेस है ना. और बेटा आपको भी एटलीस्ट इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. इनफर्टाइल और स्टेराइल में अंतर मैं आपको पहले भी बताया था, आज भी बता देती हूं. स्टेराइल लोग, आप स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स या स्टेराइल इंडिविजुअल्स आप उनको बोलते हो जिनकी आप कोई सहायता नहीं कर सकते, जो कभी बच्चे ही नहीं, मतलब सहायता मतलब वो बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते. आप उनको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते कि भाई तेरे में ये प्रॉब्लम है तो मैं ये ठीक कर देता हूं, वो प्रॉब्लम है तो वो ठीक कर देता हूं. नहीं, इनफर्टाइल लोग वो होते हैं जिनमें शायद कोई प्रॉब्लम रही होगी थोड़ी बोड़ी. ऐसे नहीं होता बेटा, कभी कभार फोन ऐसा खराब होता है जिसको आप फोन लेके जाओ तो ठीक हो सकता है फोन. कभी कभी फोन में ऐसा डैमेज होता है जो कहते हैं कि भैया आप इस फोन को कभी ठीक ही नहीं कर सकते. तो वैसी वाली कहानी है कि अगर आप, हो सकता है कि बेटा 1-2 साल से कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, आप 1-2 साल से बेटा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, बट आप उतना बेटा 1-2 साल ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पाए. आप 1-2 साल ट्राई करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इनफर्टाइल कहा जाएगा. अब फिर बेटा पता लगाया जाता है कि किसमें दिक्कत है. अब मैं इसमें भी बेटा दिक्कत जो है वो बताती हूं तुम्हें. पहले तो आप लिखो इवन आफ्टर, और एनसीईआरटी ने आई थिंक 2 साल दिया हुआ है कि 2 साल कंटिन्यूअसली ट्राई करने के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे. एनसीईआरटी वाला ही लिखना है. तो मैं एक बार एनसीईआरटी में देख लेती हूं कि एनसीईआरटी ने क्या कहा हुआ है. दिया भी हुआ है या नहीं दिया हुआ. दिया तो था बेटा इवन आफ्टर ट्राइंग, पता नहीं कहां है यार. हम ना 2 years लिख रहे हैं क्योंकि बेटा मैंने या तो नई एनसीईआरटी में हटा दिया है, पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था इवन आफ्टर 2 years ऑफ ट्राइंग. आपने 2 साल तक कंटिन्यूअसली ट्राई किया फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, है ना. इवन आफ्टर 2 years ऑफ
trying to conceive when a couple is, समरी में है 2 years है, 2 years है, हाँ, when a couple is unable to conceive but they could be helped in one or other way for conception मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए, for conception, these people are referred to as infertile, जिनको आप हेल्प कर सकते हो। अब मैं आपको समझा भी रही हूं हेल्प कैसे कर सकते हो आप, आपके मन में आ रहा होगा ना हेल्प कैसे कर सकते हैं मैम। हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि अभी आप समझोगे कि प्रॉब्लम किसके अंदर है, ठीक है, पहले आप इसे नोट करो फिर हम बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लो, और हो गया तो बता देना। डन। अब बेटा देखो, अगर तुम यूजुअली देखोगे गांव वगैरह में यूजुअली जब कपल्स बच्चा नहीं पैदा कर पाते हैं तो किस पे ब्लेम डाला जाता है, ब्लेम डाला जाता है कि आज के टाइम पे तो चलो लोग फिर भी समझदार हो गए हैं, बट फिर भी आप सुनने को, आपने एक बहुत मूवीज में बड़ा कॉमन वर्ड सुना होगा कि लड़की बांझ है भाई, लड़की से ही बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, लड़की में ही प्रॉब्लम होगी, लड़की बच्चा नहीं लेके आ पा रही है, लड़की में खोट है, लड़की में ये फलाना ढिमकाना, है ना। यस, समझ रहे हो मेरी बात, यस। अरे भाई सरोगेसी वरोगेसी वेट करो अभी, है ना, फीमेल पे ब्लेम डाल दिया जाता है। लेकिन सच्चाई अगर आप देखोगे तो एक कपल जो बच्चा नहीं बेटा पैदा कर पा रहा, इवन आफ्टर वो ट्राई कर रहे हैं 2 साल से बेटा अनएबल टू कंसीव, इसमें ना एक शब्द ऐड करना जरूरी है, तुम्हें भी करना पड़ेगा बेटा, इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। अनप्रोटेक्टेड मतलब वो कोई कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, वो कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, शायद वो बेटा वही कैलकुलेशन भी निकाल रहे हैं कि हम हाईली फर्टाइल पीरियड में कॉपुलेशन करते हैं, फिर भी इतना ट्राई करने के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर आप उनकी हेल्प करके उनको प्रेगनेंसी करवा सकते हो, आप नहीं मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ऐसे कपल्स को इनफर्टाइल बोलते हैं। बट भाई मेल और फीमेल दोनों ही इनफर्टाइल हो सकते हैं, और कई रीजंस में बेटा आप कई जगहों पे आप ऐसे देखोगे कि जहां फीमेल को इतना ब्लेम कर रहे थे वहां मेल इनफर्टाइल निकलता है। और बेटा इनफर्टाइल मल्टीपल रीजन से हो सकता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ मेल इनफर्टाइल कैसे हो सकता है। मेल का हो सकता है स्पर्म काउंट लो हो, स्पर्म काउंट नॉर्मल से कम है तो मेल इनफर्टाइल हो सकता है मेल का स्पर्म काउंट तो ठीक है बट मेल का जो स्पर्म है उसकी टेल अच्छे से मूव नहीं कर रही है, या उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो मेल्स में हो सकता है लेस स्पर्म प्रोडक्शन, मूवमेंट में स्पर्म की प्रॉब्लम हो रही है, या मॉर्फोलॉजी स्पर्म की ठीक नहीं है, ये मल्टीपल रीजंस मेल को इनफर्टाइल बनाते हैं, ठीक है। इरेक्शन में प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली राइट, इरेक्शन में प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं बेटा। जब तक मेल पीनस इरेक्ट नहीं होगा तब तक बेटा फीमेल को वो इंसेमिनेट ही नहीं कर पाएगा। जब वो फीमेल को इंसेमिनेट ही नहीं कर पाएगा तो फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म कैसे जाएगा। बट ऐसा थोड़ी है कि वो आदमी फिर कभी मतलब उस कपल में कभी प्रेगनेंसी दिख ही नहीं सकती, वो स्टेराइल थोड़ी है। अब उसकी हेल्प कैसे की जाएगी वो हम पढ़ेंगे आगे। वैसे फीमेल कैसे इनफर्टाइल हो रही है, समझो बेटा फीमेल में ओव्यूलेशन ही टाइमली नहीं हो रहा है, टाइमली ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, या फीमेल में ओवा तो रिलीज हो रही है बट फैलोपियन ट्यूब उस ओवा को ना कैच नहीं कर पा रही है। फैलोपियन ट्यूब में वो फिमरिये थे ना बेटा, फिमरिये,
फिमरी एग को कलेक्ट करती है, हो सकता है वो एग को कलेक्ट ही नहीं कर पा रही है टाइम पे, हो सकता है फैलोपियन ट्यूब की मूवमेंट में प्रॉब्लम है, फैलोपियन ट्यूब जो सीलिया है वो मूव ही नहीं कर रहा है ठीक से, तो ओवा टाइमली पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो वैसे बहुत सारे रीजंस एक फीमेल को भी क्या बना सकते हैं बेटा, इनफर्टाइल बना सकते हैं। बट इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, चाहे फीमेल की बॉडी में गैमीट नहीं बन पा रहा पर प्रेगनेंसी वो कंसीव करने के कंडीशन बॉडी में सारे हैं, ओवा बन रहा है बट ओवा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, फैलोपियन ट्यूब की मूवमेंट नहीं दिख पा रही, मेल में स्पर्म काउंट कम है, मेल में स्पर्म की मोटिलिटी नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इन सारी चीजों का सोल्यूशन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ बेटा IVF। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम्स तो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट बेटा हम लिख लेते हैं, हम थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं ताकि हमें भी ये अवेयरनेस रहे कि मेल और फीमेल बेटा दोनों इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो इनफर्टाइल जो टर्म है वो एक्सक्लूसिवली फीमेल के लिए नहीं यूज किया जाता, यही तो गलत है। इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी फीमेल में भी हो सकती है। और जैसे कि बेटा मेल में हमने लिखा कि भैया लो स्पर्म काउंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लो स्पर्म काउंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, इरेक्शन में प्रॉब्लम मतलब बेटा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब बेटा जो पीनस है वो इरेक्ट नहीं हो पा रहा, पीनस नॉट इरेक्ट। ठीक है, या फिर बेटा स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, स्पर्म मूव ही नहीं कर पा रहा मैम अच्छे से, मोटिलिटी नहीं कर पा रहा, तो जब वो मूव ही नहीं कर पाएगा तो मैम वो ओवा के पास पहुंचेगा कैसे, ओवा के पास पहुंचेगा नहीं, उसे फर्टिलाइज करेगा कैसे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? यस, चलो। फीमेल में क्या हो सकता है मैम, ओवा नॉट कलेक्टेड बाई फिम्ब्रिए प्रॉपरली, जो फिम्ब्रिए है बेटा वो प्रॉपरली उसको बेटा कलेक्ट ही नहीं कर पा रही ओवा को, नॉट कलेक्टेड बाई फिम्ब्रिए प्रॉपरली ओवा। फिर अब इरेग्युलर पीरियड्स हो रहे हैं बेटा, इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो इरेग्युलर ओव्यूलेशन होगी, इरेग्युलर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तो फीमेल में ओवा भी तो इरेग्युलर वे में रिलीज होगी, इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मोटिलिटी प्रॉब्लम ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, कुछ भी हो सकता है, मोटिलिटी प्रॉब्लम ऑफ फैलोपियन ट्यूब कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैम इन सारे प्रॉब्लम्स का हल है, हम इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं और उन्हीं सलूशन का प्रॉब्लम बेटा हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको कीजिए बेटा, डन डन डन, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। डन हो गया? बहुत ही आसान है बेटा, बहुत 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 इजी है, बहुत बहुत इजी है। आपने ये जितने भी प्रोग्राम्स में पढ़ाऊंगी, आपने एक टर्म बहुत कॉमनली सुना होगा जिस टर्म को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना टेस्ट ट्यूब बेबी से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, थोड़ा मुझे आप पहले बताइए। आप बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी से क्या समझते हैं, क्योंकि जैसे ही ये वाली टर्म्स यूज होते हैं ना, सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो आती है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या लगता है तुम्हें टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब है? मॉर्फोलॉजी स्पर्म की कोई बात नहीं बेटा, ये वैसे भी अतिरिक्त लिखवाया हुआ था, रीजन तो एनसीईआरटी में दिए भी नहीं है कि मेल में इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, फीमेल में इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, वो तो मैंने लिखवा दिया तुम्हें ताकि तुम्हें कभी, हाँ आईवीएफ, अरे भाई तुम तो टेस्ट ट्यूब को आईवीएफ बोल रहे हो। तुम्हें बताओ टेस्ट ट्यूब बेबी सुनने से तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा बन गया, ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा बना हुआ है? अभी मैं तुम्हें बताती हूं कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा है। अभी देखो बेटा, पढ़ते हैं, पहले देखो, इनफर्टाइल कपल्स कैन बी हेल्प्ड, इनफर्टाइल कपल्स कैन बी हेल्प्ड, couples can be helped by
आर्ट, जिसके बारे में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। आर्ट, व्हाट इज दिस आर्ट? इनफर्टाइल कपल को हेल्प करने के लिए जो कंप्लीट सारी टेक्निक्स को मिलके एक नाम दिया जाता है। जैसे आप साइंस बोलते हैं, साइंस में आपके पास है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो कंप्लीट साइंस है ना। वैसे ही चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसको ओवरऑल बेटा एक साथ मिला के बोला जाता है आर्ट, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव, असिस्टिव नहीं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। और सारी जितनी भी टेक्निक्स तुम पढ़ोगे आर्ट के अंदर, वो सारी आर्ट के अंदर ही पढ़ोगे, चाहे कोई भी टेक्निक हो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, सारी टेक्निक्स, चाहे कोई भी टेक्निक हो, चाहे मेल के लिए यूज कर रहे हो, फीमेल के लिए यूज कर रहे हो, सारी टेक्निक्स का नाम होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। इसका जन्म कैसे हुआ था? इसका जन्म हुआ था सबसे पहले, जो मैं आपको बता रही हूं, इनिशियल स्टेज में हम जो जन्म, मतलब इसका जो डिस्कवरी सबसे पहले जो आया था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से। जब पहले टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स आए, पर फिर पता चला कि यार प्रॉब्लम तो मल्टीपल हो सकती है ना बेटा। हो सकता है कि मेल में प्रॉब्लम है, अब मेल में भी प्रॉब्लम कौन सी वाली है उसके लिए एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहिए होगा। फीमेल में प्रॉब्लम है, फीमेल में भी मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटा फिर क्या किया गया, पहले तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स आए, फिर पता चला कि यार सिर्फ एक टेक्निक से नहीं कुछ हो सकता, तो हमें हर एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो हमने मल्टीपल टेक्निक्स बनाए, जो सारी टेक्निक्स फिर बेटा किसके अंदर आती है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के अंदर। ठीक है, टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, सॉरी अभी ठीक है, ठीक है, हाँ टेक्नोलॉजीज या टेक्नोलॉजीज एक ही बात है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब पहले तो बेटा मैं तुम्हें ये बताऊंगी, बेटा इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी गलत नहीं होना चाहिए, टेक्निक्स नहीं टेक्नोलॉजीज लिख लो। ठीक है, टेक्नोलॉजीज। अब बेटा क्या मैंने बताया कि इनिशियली क्या आया, इनिशियली जो बेटा प्रोग्राम्स आए थे, इनिशियली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड। और फिर बेटा इनमें मॉडिफिकेशन हुई, प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड। फिर बेटा धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती गई, वैसे वैसे उसका सोल्यूशन आता गया। ठीक है, यस एवरीवन। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में करते क्या है मैम? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में करते क्या है बेटा? बहुत आसान है यार, एसी बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। समझो बेटा कोई डोनर है या हस्बैंड है, हस्बैंड के पास अगर बेटा स्पर्म है, उसके स्पर्म में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हस्बैंड का भी स्पर्म ले सकते हो, और अगर उसके स्पर्म में दिक्कत है तो किसी डोनर का स्पर्म ले सकते हो। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बता रही हूं जो सबसे पहले आए थे, हम क्या करते हैं, हस्बैंड का या फिर किसी डोनर का बेटा स्पर्म ले लेते हैं। ठीक है, अब समझना, इसी तरीके से वाइफ है, अगर वाइफ का ओवा आप ले सकते हो, उसका सब कुछ ठीक ठाक है तो ओवा निकाल लो इससे, और या तो अगर नहीं है तो किसी डोनर को ले लो। लेना क्या है मैम? इनका ओवा लेना है। यहां से मैंने इनका क्या निकाला? स्पर्म। यहां से हमने क्या निकाला? ये मैं कॉमनली एक्सप्लेन कर रही हूं, इन जनरल क्या किया जाता है, फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाता है। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, अरे भाई हॉस्पिटल्स में होते हैं डोनर्स, अरे देखो यार अब डोनर अब से, हाँ सुनो आप क्या करोगे बेटा, आईवीएफ टेक्निक्स में, सॉरी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स में क्या करते थे, इसको लेते थे और इसको फ्यूज कर देते थे। किसके अंदर फ्यूज कर देते थे बेटा? ऐसा टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, और इसीलिए तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स कहलाता है ये। आपने एक स्पर्म को लिया और एक ओवम को लिया,
और आपने इसको फ्यूज करा के यहां जाइगोट बना दिया। किसके अंदर जाइगोट बनाया बेटा आपने? टेस्ट ट्यूब के अंदर। आपने ओवम और आपने स्पर्म को लेने के बाद बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया और टेस्ट ट्यूब के अंदर एक जाइगोट बना दिया। ऐसे प्रोग्राम्स बेटा, अब एक चीज ध्यान देना, टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा नहीं बन रहा है कि बच्चा बन गया जैसे तुम देखते हो। बच्चा तो भैया बॉडी के अंदर ही डेवलप करेगा। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स आए थे उन्हें टेस्ट ट्यूब इसीलिए बोला क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने स्पर्म और ओवम को लेके फ्यूज करके जाइगोट तुमने टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाया था, इसलिए इन प्रोग्राम्स को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो इनका आगे क्या फ्यूचर होने वाला है। मैं एग्जैक्टली इसी टेक्निक को आगे डिटेल में अभी पढ़ाऊंगी कि इसका भी एक नाम होता है। बट इनिशियली जो टेक्निक सही थी उन्हें कलेक्टिवली उन्हें पहले टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स कहते थे। अभी क्योंकि बेटा अलग अलग टेक्निक्स आ गई हैं तो हमने उनका नामकरण जो है अलग अलग कर दिया है, जिसको अभी हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है बेटा। सारी कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड की जाती है कि ये फ्यूज कर सके भैया, सारी ऐसी ही कंडीशन बेटा प्रोवाइड की जाती है। अब बेटा हम पढ़े असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को डिटेल में 1 बाय 1 की कौन कौन सी असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हमें पढ़नी है। हमें 4 टेक्निक्स पढ़नी है। किसी किसी में बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, किसी किसी में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, समझना बेटा। अब जैसे ये था ना बेटा, इस जाइगोट को फिर क्या किया हमने, इस जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी। ये टेस्ट ट्यूब में नहीं बनता है, ट्रांसफर्ड इनटू बॉडी। कई बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से लगता है कि भैया टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा बना है। एक बच्चा कह रहा है डीएनए नहीं मैच करेगा। अरे भैया जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, आईवीएफ के लिए जाते हैं, उनको सारी चीजें बताई जाती है कि आपके पार्टनर का स्पर्म ले रहे हैं और बेटा प्रॉब्लम ही अगर पार्टनर में है, पार्टनर में अगर बेटा स्पर्म ही सही नहीं है तो डोनर का ही लेना पड़ेगा ना भाई। फीमेल ओवा ही नहीं बना पा रही है तो किसी और का ही ओवा लेना पड़ेगा ना। अब तुम्हारे पास, तुम्हें अगर अपनी जीन्स चाहिए तो या तो वो देख लो, और या तो तुम्हें बेटा प्रेग्नेंट होना है तुम वो देख लो। ये थोड़ी कह सकते हो कि मैम जीन्स तो दूसरे के होंगे। अरे भाई, तो उनको पता है कि वो किस टेक्निक के लिए जा रहे हैं, आईवीएफ के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब बेटा हम करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को डिटेल में डिस्कस। मैं लिख रही हूं 8, और 8 को ना हम ऐसे पढ़ेंगे कि भाई इन टेक्निक्स का पहले बेटा एक कैटेगराइजेशन लिखो, क्लासिफिकेशन लिखो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है या बॉडी के बाहर हो रही है, इस बेसिस पर बेटा टेक्निक्स के नाम होते हैं। ठीक है, एक होगा फर्टिलाइजेशन जिसे आप बोलते हो इन विट्रो, एक होगा बेटा फर्टिलाइजेशन जिसे आप बोलते हो इन वीवो। लिखते जाओ, इन विट्रो और एक होता है बेटा इन वीवो। ऐसी बेटा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जहां फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म चाहे किसी का भी हो, ओवा चाहे किसी का भी हो, फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी। अगर ऐसी बेटा टेक्निक है जहां फर्टिलाइजेशन आउटसाइड हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है, तो आप उसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है। लेकिन ऐसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स वेयर बेटा फर्टिलाइजेशन अकर्स within the body, तो आप उसे बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इन विट्रो, इन वीवो, साइंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आरुष बेटा कॉस्टली, कितना कॉस्टली होता है मैम? अरे जो पढ़ा रही हूं पहले ये तो पढ़ ले। ऑफ कोर्स बेटा महंगे टेक्निक्स हैं, महंगे तो है ही टेक्निक्स बेटा, सस्ते तो होते नहीं है। तो मैं क्या बोल रही हूं, अगर बॉडी के बाहर आप फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो 8 में,
तो आप उसे इन विट्रो टेक्निक्स बोल रहे हो। अगर आप बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करा रहे हो तो आप उसे इन वीवो टेक्निक्स बोल रहे हो। अब बेटा आर्ट में वो टेक्निक्स जो इन विट्रो होती हैं उनके नाम देख लो, और वो टेक्निक्स बेटा जो इन वीवो होती है उनके नाम देख लो। ठीक है, इन विट्रो में आता है आपका ZIFT। इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं बेटा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट, और दूसरा है बेटा इसमें ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये दोनों बेटा किसके तहत आएंगे? ये दोनों आएंगे बेटा आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आता है? एक आता है बेटा आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एक आता है आपका गिफ्ट। वो बेटा जिफ्ट है, जेड, ये है गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, GIFT। और एक आएगा AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। अब इसमें देखती हूं कि तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कितना टॉपिक याद है। IUT तनु बेटा पढ़ाऊंगी, अभी IUT भी बताऊंगी, वेट तो कर, अभी बताऊंगी। जिफ्ट पढ़ाते वक्त में बताऊंगी, IUT बताऊंगी, IUI बताऊंगी, अभी बताऊंगी। अभी बस मैंने तुम्हें ना कुछ कुछ टेक्निक्स को बता दिया है कि कौन से बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन वाले हैं, उनका फुल फॉर्म क्या है, कौन से बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन वाले हैं, उनका नाम क्या है। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, कल करेंगे। अच्छी बात है बेटा, एक सिंगल सेशन में पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज सिर्फ ये पढ़ लो, फिर पढ़ के आ जाना, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना मैंने क्या बोला है बेटा तुम्हें, तुम लोड मत लो, तुम पढ़ाई करो, बस बिंदास होकर पढ़ाई करो। ठीक है, बस बिंदास होकर पढ़ाई करो। करें फिर नेक्स्ट? यस, डन 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 डन। बढ़ जाए बेटा, फर्स्ट टेक्निक से शुरू करें। यस एवरीवन, देखो कितना आसान है। अभी जो हमने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम पढ़ा ना, बिल्कुल वैसा सा दिखेगा। नंबर 1 जिफ्ट। अब बेटा आपको वापस से फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप फुल फॉर्म लिख चुके हैं। अब आप सिर्फ बेटा इसको पढ़ते जाइए। देखो इसके नाम में क्या कहा हुआ है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। पहली बात तो आप जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हो। क्या आपको जाइगोट के नाम से समझ में आ रहा है कि आपने बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करी है? आप खुद बेटा एक बारी सोच के बताओ। जब आप जिफ्ट बोल रहे हो तो आपको ये रटने की जरूरत है कि क्या ये इन विट्रो है या इन वीवो है। जब आप ऑलरेडी बोल रहे हो आप ट्रांसफर ही जाइगोट को कर रहे हो, तो जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हो। जाइगोट को बनाया किधर होगा? बॉडी के बाहर बनाया होगा ना, तभी तो उसे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। हाँ या ना? हाँ या ना? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आप फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करो वो अलग बात है, क्योंकि आप फैलोपियन ट्यूब के अलावा भी कहीं पे भी जाइगोट को ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी बताऊंगी। लेकिन जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हो मतलब ही है कि जाइगोट बॉडी के बाहर बना भैया, इसमें रटना ही नहीं है, इसमें रटना ही नहीं है। अब बेटा इसमें करते क्या है, वही सेम चीज जो आप टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोल रहे हो ना, वो यहीं से चालू है, यहीं से चालू है। आपने क्या किया,
कोई डोनर या हस्बैंड ले लिया, इसका हम क्या ले रहे हैं बेटा, स्पर्म। फिर एक हमने फीमेल ली बेटा, ये मेल है, फीमेल में बेटा हमने क्या लिया, वाइफ का या अगेन डोनर का, हमने क्या लिया, ओवम, जैसा हमने बोला। इन दोनों को बेटा क्या किया, बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। तभी तो बेटा बॉडी के बाहर आपने क्या बनाया, जाइगोट, ये बना दिया मैम हमने जाइगोट। अब मैम देखो हमारे पास ना दो ऑप्शंस है बेटा, अब जाइगोट को तुमने बॉडी के बाहर बनाया तो एक तो ये इनविट्रो हो गया, ये तुम्हें समझ में आ गया है। बेटा जाइगोट क्या करता है, क्लीवेज डिवीजन करता है, क्लीवेज डिवीजन करता है, यस क्लीवेज डिवीजन करता है। आप जब आईवीएफ को डिटेल में देखेंगे तो आप देखेंगे डॉक्टर बोलता है कि अभी आपका जाइगोट 2 सेल स्टेज पे है, अभी आपका जो जाइगोट नहीं एम्ब्रियो, अभी आपका एम्ब्रियो 4 सेल स्टेज में है, अभी आपका एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज में है, अभी आपका एम्ब्रियो 16 सेल स्टेज में है। तो बेटा ये जाइगोट भी क्लीवेज डिविजन्स करते हैं और बॉडी के बाहर ही क्लीवेज डिवीजन करते हैं। और जैसे ही अब डिपेंड करता है, देखो समझना मेरी बात बेटा, अगर तो ये जाइगोट क्लीवेज डिवीजन करके अपॉन क्लीवेज डिवीजन, अपॉन क्लीवेज डिवीजन, अपॉन क्लीवेज डिवीजन, इट फॉर्म्स हाँ, इट फॉर्म्स 8 सेल स्टेज, जो अर्ली मॉड्यूला है 8 सेल स्टेज। और एक साइड में लिख रही हूं बेटा कि अपॉन क्लीवेज डिवीजन, अपॉन क्लीवेज डिवीजन, क्लीवेज के बाद डिवीजन लिखने की जरूरत नहीं थी, क्लीवेज का मतलब ही होता है डिवीजन, है ना। अपॉन क्लीवेज इट फॉर्म्स, और यहां पे लिखेंगे अपॉन क्लीवेज इफ इट इज मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, इफ इट इज मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। और अगर ये 8 सेल स्टेज बोल लो या 8, चलो 8 सेल स्टेज या 8 ब्लास्टोमियर एक ही बात है, 1 सेल स्टेज या 8 ब्लास्टोमियर एक ही बात है ना बेटा, ब्लास्टोमियर इंडिविजुअल स्टेजेस को बोलते हैं ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 8 सेल वाला स्टेज था, वो तुम्हें एम्ब्रियोनिक जो तुमने पूरी डेवलपमेंट पढ़ी वो तुम्हें कहां दिखता है, वो तुम्हें कहां दिखता है। और अगर तुम्हारे 8 से ज्यादा सेल वाले थे वो तुम्हें बॉडी के अंदर कहां दिख रहे होते हैं। आपने क्लीवेज डिवीजन पढ़ा था ना कि फैलोपियन ट्यूब से चालू हो जाता है, एम्प्यूला के बाद से इस्थमस से चालू हो जाता है। अगर 8 सेल थी, अर्ली मॉड्यूला था, वो तुम्हारे बेटा फैलोपियन ट्यूब में था। और मैंने कहा था जैसे 16 सेल होता है वो तुम्हें यूटेराइन कैविटी के अंदर दिखता है। यस, अगर 8 सेल वाला तुम्हें फैलोपियन ट्यूब में दिखता है तो डेफिनेट सी बात है, जब तुम आईवीएफ भी करा रहे हो, ऐसे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे हो, तो 8 सेल वाली अगर स्टेज है, इसका ट्रांसफर हमेशा कहां होता है बेटा, इसका ट्रांसफर हमेशा होता है इनटू फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि ये बॉडी में नेचुरली भी कहां दिखती है, फैलोपियन ट्यूब में दिखती है। और यही तो है बेटा जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना, यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बट मैम अगर हमने देखा था 16 सेल बन जाते हैं तो वो यूट्रस में दिखते हैं, और इसी कारण से बेटा अगर हम यही जाइगोट को थोड़े टाइम और डिवाइड करने दे और 8 से ज्यादा सेल्स बना लें, 8 से ज्यादा अगर बना लें, तो इसको ट्रांसफर किया जाता है यूटेराइन कैविटी में, ट्रांसफर इनटू यूटेराइन कैविटी। और इसके लिए बेटा नाम यूज किया जाता है, इट इज बेटा नोन एज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी कि यूट्रस के अंदर इंट्रा
यूटराइन ट्रांसफर, IUT। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? IUT, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछते हैं कि अगर 8 से ज्यादा स्टेज है उसे कहां ट्रांसफर किया, और 8 से कम वाले स्टेज है उसे कहां ट्रांसफर किया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस एवरीवन। और ये तो मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा हुआ है कि मैम अगर 8 सेल वाली थी तो वो हमें अर्ली मॉड्यूला तो हमेशा फैलोपियन ट्यूब में दिखता है, लेट मॉड्यूला यूटेराइन कैविटी में दिखता है। तो जो नेचुरली बॉडी में जो चीज जहां दिख रही थी हमने उसको वैसे ही डाल दिया। यस, आप इसे फटाफट से नोट करो बेटा। हम पढ़ेंगे दूसरा बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आपको इसके भी नाम से बेटा समझ में आना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, और आपको इसके नाम से यह भी समझ में आना चाहिए बेटा कि ये इन विट्रो है या इन वीवो है। जैसे कि मैंने बोला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा बस बेटा ध्यान दे दो, थोड़ा सा बस ध्यान दे दो। सारे बच्चों ने बेटा नोट कर लिया? IUT स्पेशल है जब आप 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर स्टेज बना लेते हो, तो वैसी सिचुएशन में मैम आपको इस एम्ब्रियो को यूटरस में ट्रांसफर करना पड़ता है। डन। अब बेटा हम करते हैं दूसरा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। इसके नाम से भी आपको समझ में आना चाहिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये रहा ओवा, बनाना है बेटा फटाफट से बनाओ। ये रहा ओवा, और आपके पास है एक इंजेक्शन। आपके पास है एक इंजेक्शन। आपने डायरेक्टली इंजेक्शन के माध्यम से, आपने डायरेक्टली इस इंजेक्शन के माध्यम से ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को पहुंचा दिया। आपने क्या किया? आपने देखो इसके बारे में हम ऐसे लिखते हैं, यूजिंग a needle or injection, sperm is directly injected into, sperm is directly injected into, directly injected into cytoplasm of the ovum। यानी कि यहां पे भी जाइगोट फॉर्म्ड आउटसाइड बॉडी। अब आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा पता है कि मैम जब इसमें भी जाइगोट आउटसाइड द बॉडी बन रहा है, और बेटा इसे नोट करो, मैं आपको समझा रही हूं आपके क्या क्या डाउट्स आते हैं। आपके मन में डाउट आएगा मैम यहां पे भी तो मैम जाइगोट बॉडी के बाहर बन रहा है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में भी मैम जाइगोट बॉडी के बाहर आ रहा है, फिर ये क्यों किया हमने, फिर ये वाली चीज हमने क्यों की? समझ रहे हो मेरी बात? आप कहोगे कि फिर मैम ये वाली चीज हमने क्यों की, या ये और जिफ्ट जो है वो अलग कैसे हुआ? बेटा पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सोल्यूशन निकाला जाता है, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सोल्यूशन निकाले जाते हैं। अब जैसे कि बेटा जब आप वो कर रहे हो ना जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, उसमें आप नेचुरली स्पर्म और ओवम को मिलने देते हो। एक ओवम रखा हुआ है और आपने काफी सारे स्पर्म नेचुरली अलाउ किया कि वो नेचुरली ओवा को फर्टिलाइज कर दे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में आप नेचुरली ओवा को स्पर्म्स को ओवा को फर्टिलाइज नहीं करने दे रहे हो, आपने एक माइक्रो इंजेक्शन की मदद से, माइक्रो नीडल की मदद से डायरेक्टली खुद स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। ऐसा तब कर रहे हैं कि भैया हो सकता है स्पर्म में मोटिलिटी सही नहीं है, स्पर्म की मूवमेंट ही सही नहीं है। अगर स्पर्म सही से मूव नहीं कर रहा तो ओवा के करीब कैसे जा पाएगा? समझ पा रहे हो मेरी बात? स्पर्म मूव ही नहीं कर पा रहा मैम।
जब स्पर्म के इनकेपेबल है मूवमेंट करने के, तो अगर मैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जैसा नेचुरल रख दूं कि भैया खुद से मूव, मतलब खुद से फर्टिलाइज कर दो तुम ओवम को, वो वाली चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो सकता है उस बंदे के लिए, उस कपल के लिए यूज किया हो जिस कपल में पार्टनर, जो मेल पार्टनर है, उसकी स्पर्म की मोटिलिटी सही नहीं थी, तो इसीलिए हमने ये वाली चीज कर दी। बाकी एग्जैक्टली फंडा तो बाकी सब सेम है ना यार। फंडा तो वही है कि तुमने जाइगोट बॉडी के बाहर बनाया, फिर क्लीवेज डिवीजन करोगे और फिर बेटा एम्ब्रियो को बॉडी के अंदर ही ट्रांसफर करोगे। अल्टीमेटली तो मुद्दा सेम हो जाता है। हाँ या ना, हाँ या ना। अब यहां पे हो सकता है ये नीडल है डायरेक्टली टू फटले, मे बी बिकॉज ऑफ स्पर्म मोटिलिटी प्रॉब्लम, स्पर्म्स मोटिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है ना बेटा। यानी कि यहां पे भी मैम एक बात तो हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि जाइगोट फॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी, जाइगोट तो बॉडी के बाहर ही बनेगा, हाँ या ना। अब मैम इन वीवो वाले भी बता दो, और इन वीवो को भी हमें समझा दो थोड़ा कि नाम से कैसे समझ में आएगा कि बॉडी के बाहर है या बॉडी के अंदर है। करें एक बारी, यस, डन 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 हो गया है। डन, हाँ एक ही स्पर्म को डालते हैं बेटा, यहां पे एक सिंगल स्पर्म को ही डाला यहां, बिल्कुल। अरे भाई ये कौन सा कलर है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल 100%, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो था गिफ्ट। गिफ्ट तो बेटा सच में गिफ्ट है, गिफ्ट तो भैया सच में गिफ्ट है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें हम कहते हैं एक ऐसी फीमेल है, अ फीमेल, और ये एनसीईआरटी की लाइन है, अ फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम but can provide all conditions required for pregnancy। सोच के देखो उस फीमेल के लिए तो एक तरीके से गिफ्ट ही है। क्या गिफ्ट है भैया? मैंने बोला एक फीमेल है, हमने देखा उसका एंडोमेट्रियम बल्कि बिल्कुल सही है, उसका एंडोमेट्रियम एकदम परफेक्ट है, उसकी यूट्रस एकदम परफेक्ट है, मैम सब कुछ उसकी बॉडी में ठीक है। अगर वो बेचारी, नहीं ये सरोगेसी नहीं है भाई, इच्छा बेटा सरोगेसी तो एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है तुम्हारे, ठीक है, वो अलग केस है, वो तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, वो भी बता दूंगी मैं, लेकिन लिखना मत, बता दूंगी। तो बोला कि भाई एक फीमेल है, उसकी बॉडी के अंदर मैम बस ओवा नहीं बन रहा है। एक कपल गया डॉक्टर के पास, तो पता चला कि उस कपल में जो फीमेल थी ना, उसकी बॉडी के अंदर बस ओवा नहीं बन रहा है। अगर ओवा नहीं बन रहा है मैम, बस प्रेगनेंसी के सारे कंडीशन वो प्रोवाइड कर सकती है। तो फिर डॉक्टर कहता है लो हम तुम्हें गिफ्ट देते हैं। क्या गिफ्ट देते हैं? हम तुम्हें ओवा गिफ्ट देते हैं। तो ऐसी फीमेल के केस में उसकी बॉडी में क्या ट्रांसफर किया? ओवा, गैमीट ट्रांसफर किया। देखो नाम ही है ना, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो हमने क्या किया? एन ओवम इज ट्रांसफर्ड, an ovum is transferred into her fallopian tube। फैलोपियन में ही तो ट्रांसफर करेंगे ना बेटा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही तो बेटा आपको ओवा दिखता है। ऑब्वियस सी बात है। अब आपने इसकी बॉडी के अंदर बेटा क्या किया? ओवा ट्रांसफर कर दिया। अब या तो इसको नेचुरल तरीके से बेटा प्रेग्नेंट होने दो, नेचुरली स्पर्म बॉडी के अंदर आए, नेचुरल कॉइटस हुआ, या तो बेटा आर्टिफिशियली बाहर से स्पर्म इसकी बॉडी के अंदर डाल दो, वो बाद की बात है। बट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब है कि आपने गैमीट ट्रांसफर किया। और गैमीट कौन सा ट्रांसफर किया? गैमीट कौन सा ट्रांसफर किया? किसी डोनर का गैमीट, किसी डोनर का ओवम आपने इसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रही है बेटा बात? यस एवरीवन, यस एवरीवन। और क्योंकि आपने गैमीट को ट्रांसफर किया है और वो गैमीट ओवा है, तो वो
बॉडी के अंदर गई गैमीट, बॉडी के अंदर ही बेटा आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि आपने सिर्फ गैमीट को ट्रांसफर किया है, आपने जाइगोट नहीं बनाया था। हाँ जी, ये कहां से आया बेटा? ये आया आपके डोनर से। आपने सिर्फ उसको एक गिफ्ट दिया, और कौन सा गिफ्ट दिया? आपने ओवा का गिफ्ट दिया, आपने ओवा का गिफ्ट दिया बेटा, समझ रहे हो? यस, स्पर्म। एक बच्चा कह रहा है व्हाट अबाउट द स्पर्म। अब बेटा उस फीमेल को समझो, ये फीमेल थी, इसके अंदर आपने बेटा इसके अंदर एग डाल दिया। अब ये बेटा या तो अपने पार्टनर से नेचुरली इंसेमिनेट हो जाए, नेचुरली सेम डे इंसेमिनेट हो जाए, और या तो बेटा उसको उसकी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, या आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हो, बाहर से मेल पार्टनर का ही सीमन लेके, स्पर्म लेके बॉडी के अंदर इंसेमिनेट कर दो। समझ रहे हो? वो तो इस कहानी में नहीं आ रहा है। गिफ्ट का क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। गिफ्ट का क्या मतलब है? गिफ्ट के बाद उस फीमेल को स्पर्म कहां से मिले, नेचुरली मिले पार्टनर से, या उसने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराई, वो तो बाद की बात है। ठीक है। अब बेटा लास्ट जो टेक्निक है वो टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इसके भी आपको नाम से समझ में आ रहा है, और इसके बारे में एनसीईआरटी कहती है व्हेन देयर इज अ लो स्पर्म काउंट। और ये बेटा सवाल में पूछते हैं कि किस कारण से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, किस कारण से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं? when there is low sperm count or erectile dysfunction in male due to which male partner is unable to inseminate the female, बोला कि या तो बेटा मेल के स्पर्म में ही काउंट कम है, और या तो मेल्स में इरेक्शन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नेचुरली वो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है। इन दोनों कंडीशन में आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हो, इंसेमिनेट द फीमेल। इन सच सिचुएशन semen from the partner is transferred artificially, तब आप आर्टिफिशियली बेटा उस पार्टनर का स्पर्म या सीमन लेते हैं, ट्रांसफर्ड इनटू। अब बेटा डिपेंड करता है आपने कहां ट्रांसफर किया, अब डिपेंड करता है बेटा आपने कहां ट्रांसफर किया। मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीवन, डिपेंड करता है आपने कहां ट्रांसफर किया, वेजाइना में या यूट्रस के अंदर। अगर आपने वेजाइना में ट्रांसफर किया तो नॉर्मल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाया, और या तो बेटा आप डायरेक्टली यूट्रस के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे आपने जाइगोट बनाया था और अगर 8 सेल थी तो आपने फैलोपियन में ट्रांसफर किया, 16 8 से ज्यादा थी तो आपने यूट्रस में ट्रांसफर किया। आपने स्पर्म लिया जिस पार्टनर में इरेक्शन की प्रॉब्लम है या स्पर्म काउंट कम है, तो आपने उस पार्टनर का फिर स्पर्म लिया और आपने या तो नेचुरली वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसको तो नॉर्मली बेटा इट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने आर्टिफिशियली, क्योंकि नेचुरली नहीं हुआ ना, आपने आर्टिफिशियली किया, इसे आपने नॉर्मल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोला। लेकिन अगर आपने बेटा यही इंसेमिनेट करने का क्या मतलब होता है? फीमेल बॉडी के अंदर सीमन आ गया, अगर आपने यही इंसेमिनेशन यूट्रस के अंदर करी है, फीमेल के डायरेक्टली यूट्रस में डाल दिया, तो इसे बोला जाता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इससे बोलते हैं IUI। अगर आपने यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट कर दिया फीमेल को, IUI कहलाता है ये। इंट्रा यूटेराइन, यूट्रस के अंदर ही आपने डायरेक्टली स्पर्म को डाल दिया, बेटा वो था IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और ये था इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन।
यूट्रस के अंदर ही स्पर्म को डायरेक्टली डाल दिया, अगर वजाइने में डाला तो नॉर्मल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर यूट्रस के अंदर डायरेक्टली डाल दिया बेटा तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI। क्या मेरी बात समझ गए? यस एवरीबॉडी, क्या मेरी बात समझ गए बेटा? इसे फटाफट से नोट कर लो। और आपकी क्लास में पता नहीं पढ़ने वाले बच्चों की जनसंख्या क्यों कम होती जा रही है दिन ब दिन। सिर्फ छुट्टी चाहिए, अरे भाई ले लो छुट्टी, किसी ने मना किया है? जाओ टाटा बाय बाय, छुट्टी लो, मजे करो, समोसे खाओ बेटा। क्या पता आगे तुम्हारे काम ही आए बेटा ये चीज, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो तुम कर ही नहीं रहे हो। कम से कम कोई तो टैलेंट हो, समोसे वमोसे खाओ, देखो कैसा स्वाद होता है, कैसा टेस्ट होता है, कैसे बनता है, ताकि तुम बेटा कभी कुछ तो टैलेंटेड वाला काम करो। समोसा बनाना इज ऑल्सो आर्ट, तो कम से कम कुछ तो कर पाओ जीवन में। चलो यस एवरीवन, डन 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 डन। वैसे बेटा ये टेक्निक्स बड़ी महंगी होती है, तो अफोर्ड करना भी बेटा काफी मुश्किल है ना? यस एवरीवन। अब बेटा इसकी जो एनसीईआरटी की रीडिंग है, एक तो मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क में दे रही हूं, और बाकी मैं कल रीडिंग करा दूंगी, तो उसकी चिंता तुम मत करना। ये बेटा आप थोड़ा सा पढ़ के आना, मैं यहां से आपको रीड करा दूंगी। स्टार्टिंग वाला तो बहुत जनरल बात की हुई है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, मैं यहां से तुम्हें बेटा खुद से रीड करवा दूंगी सारी, इन विट्रो इन वीवो फर्टिलाइजेशन सारी मैं तुम्हें रीड करा दूंगी, ठीक है? जैसे यहां तक ये वाली चीज अगेन बेटा बहुत जनरल दी हुई है कि बहुत कॉस्टली होती है ना, बहुत कॉस्टली टेक्निक्स होती हैं, सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत ज्यादा बेटा सेंटर्स अभी तो फिर भी हैं, पहले तो बहुत ज्यादा सेंटर्स थे भी नहीं। आप खुद से थोड़ा सा रीड करके आना, बाकी मैं तुम्हें रीड करा दूंगी, ठीक है? और कल हम करेंगे बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। आज तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए बेटा, लेकिन कल हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। अरे यार, अब कल करेंगे, ठीक है? चलो चलिए, डन 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 डन। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वो PYQ आपको दिख गया एक, बट कोई बात नहीं, अब हम करेंगे बेटा कल की क्लास में इसे कंटिन्यू। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग बेटा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, स्पैमिंग वैमिंग मत कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे बेटा हम अगली क्लास में। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यस 2 लाइन सुना देती हूँ बेटा। आप लोग को समझ में आया मैंने जितना पढ़ाया? क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा ज्यादा चैट नहीं करता है, और जो चैट करता रहता है फिर उससे समझ नहीं आता है कि आप लोग को कैसा समझ में आया। तो मुझे जरूर बताना आपको ये IVF वाली टेक्निक्स कितनी समझ में आई, कैसी समझ में आई। कल मैं एक बार क्विक रिवीजन भी करा दूंगी, और कल हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? यस, हरियाणवी गाना कुछ भी बेटा, कुछ भी डिमांड कर दो। चलो हाँ, लिरिक्स देखने पड़ जाएंगे भाइयों और बहनों। चलो यार, तुम्हारी भी क्लास का टाइमिंग हो रहा है यार, बोलो। अरे भाई ये कैरियोके शैरियोके नहीं चाहिए हमको भैया। मैं रुको 2 मिनट दे दो बेटा। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, याद तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हो बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई बार। हो इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई बार। थैंक यू सो मच। कल पढ़ाई करके आना बेटा अच्छी तरीके से, ताकि हम बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है? काफी सारे क्वेश्चंस होंगे बेटा, 70-80 क्वेश्चंस होंगे, मोर देन 80 भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।